नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है अरशद बशीर साहब। आप FCMA है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं, लॉ टैक्स बार के मेंबर हैं। अरशद बशीर साहब, बजट की आमद है, क्या तजवीज़ हैं आपके पास इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में? असल में ये सेल टैक्स की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही जा रही हैं। इसमें बहुत सी चेंजेस आ रही हैं ओवर द पीरियड। पहले एक ऐसा आया जिसके तहत नेचर H1 और J को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया सेल रिटर्न में। 709 ऐसा रहा जिसमें कहा कि सेल टैक्स के रजिस्टर्ड लोग हैं वो अपने आप को इंटीग्रेट करें डिजिटल इनवॉइसिंग के तहत। ये सारी ओवर द पीरियड चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। अभी उसके बाद एक अनेक्सर C1 आया जिसके तहत आपने अपनी एक किस्म की 73 की जो कंप्लाइंस हो सेल रिटर्न के अंदर आपने बतानी। तो ये रिटर्निंग के अंदर एक इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बार्स ने भी, तमाम लोगों ने FBR को लिखा भी है, उस पर भी काम कर रहे हैं। एक आध दिन में उम्मीद है कि वो सेटल हो जाएगा और उसको शायद एडिटेबल कर देंगे कि जो नेक्स्ट C से जो क्वांटिटी तो उठ के आ जाए, लेकिन जो वैल्यू वाला फैक्टर है वो जो कॉस्ट वहाँ ऐड होनी है, तो जो कॉस्ट में माइनस होना है तो वो एडिटेबल हो जाए और खुद उसके अंदर जो है टैक्स पेयर अपनी फिगर्स को पुट करे। और कॉस्ट जो सिस्टम के अंदर आप इंपोर्ट की कॉस्ट है, ये जो परचेज प्राइस में तो ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर से जो आप लेके आएंगे वो एज इट इज़ आपकी उठ के आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम उस चीज़ पे आता है कि जब आप इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर आपकी लैंडेड कॉस्ट उसके अंदर शामिल नहीं होती। उसमें जो आपकी सेलिंग प्राइस है इंपोर्ट के ऊपर आपकी एक लैंडेड कॉस्ट है जो आपने एक्सपोर्टर को पे की, जो बाहर पे की है। देन आपकी पाकिस्तान के अंदर आके उसका कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी वो ऐड होती है। उसके बाद कोई इंश्योरेंस है वो ऐड होती है, फिर अदर ओवरहेड्स उसके ऊपर हैं आपके, वो ऐड होने के बाद आपकी कॉस्ट बनती है और वो आपकी उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है। अब उस चीज़ का कोई भी रिटर्न के अंदर मैकेनिज्म नहीं रखा गया कि वो कैसे ऐड होगी। वो इसको जब ऐड था एंड जब सेल टैक्स रिटर्न को कंपेयर किया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न के स्टॉक के साथ, तो उस वैल्यू में फर्क आएगा। अब रिटर्न के अंदर अगर हम नेक्स्ट C1 को देखते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम डाल दिया गया है कि आपने अपनी जो सेल है उससे अगेंस्ट इनवाइस वाइज अपनी रिसीट डाल। आपने जो इनवाइस पहले सप्लाई की है, यहाँ पे क्रेडिट पे चीजें चल रही होती हैं, कैश पे चीजें चल नहीं हो रही होती। आप क्रेडिट पे आपने माल दिया है, बंदे ने 90 डेज में या 180 डेज में आपको पेमेंट करनी है, तो जब पेमेंट आएगी तब आप उसको अगर आप पेमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपने उसको साथ ही लिंक कर दें, फिर साथ उसके अंदर आपने लिखा है कि चेक नंबर बताना है और वो बैंक बताना जिस बैंक से उस बंदे ने आपको पेमेंट की है। टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ चेक तो अब इशू नहीं होते, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही होती है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर आप चेक का नंबर कहाँ से डालेंगे? वो रिटर्न के अंदर ऐसी चीज बताई नहीं कि वो कैसे हैंडल होना है। वहाँ या तो उसको चेंज किया जाए, तो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर की डाली जाए, फिर जिस बैंक से ट्रांसफर होके आ रही, चलो वो तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्लाइंट की, वो बंदा वहां से डाल देगा, चेक आ जाएगा, चेक जिस अकाउंट से है वो आ जाएगा। लेकिन वो एक आपने पूरी ही अकाउंटिंग जो है ना सेल रिटर्न के अंदर डाल दी। सेल रिटर्न का पर्पज डिक्लेरेशन देना है, ना कि ऑडिट उसके अंदर नहीं। अब 73 की कंप्लायंस बेसिकली आप समझ लें सेल रिटर्न के अंदर ही आपको 73 की कंप्लायंस हो रही है। हाँ, अगर ऐसा करना ठीक है, अगर आप सेक्शन 73 को अमेंड कर दें, फिर उसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दें कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक 73 सेक्शन आप रखा हुआ भी और साथ आप 73 की पूरी कंप्लायंस रिटर्न के अंदर भी डाल दी है, तो ये प्रॉब्लम है उसके लिए। स्पेशली आप इसके अंदर देखें जो रिटेलर्स हैं, जो तो बल्क सप्लाईज हैं, होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो जब सप्लाई दे रहा है अपनी होलसेल में, वो तो ठीक है, उसके पास प्रॉपर उसका इनवॉइस नंबर भी आ रहा होगा, इनवॉइस नंबर डाल देगा, हर इनवॉइस के पेमेंट भी अपने डाल देगा। अब जो रिटेलर्स हैं, अब वो रिटेलर्स के लिए वहाँ पे ऐसा कोई नेक्स्ट C1 के अंदर मैकेनिज्म नहीं दिएगा कि वो अपनी सेल कैसे डालेंगे, वो इनवॉइस नंबर कहाँ से डालेंगे। अब कुछ लोग पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेटेड है, वो तो चलो पॉइंट ऑफ सेल से डाटा उठा के उसके डालेंगे, लेकिन अब वहाँ पे बैंक और चेक की डिटेल नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो कैश और ओवर द काउंटर सेल है, कैश सेल है। जब बंदे ने कैश सेल की तो वो चेक नंबर कहाँ से डालेगा और बैंक कहाँ से डालेगा, किस बंदे ने दी है। उसके अंदर वो कैश रिसीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट C के अंदर डाला गया कि बंदे ने जो कैश पे सेल कर रहा है, रिटेलर है, वो कैसे सेल करेगा। आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं। अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर जब सेल हो रही होती है, तो वो तो एक बंदा आता है, वो 50 रुपए का कहता है मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल दें, 50 रुपए का पेट्रोल डाल के चला जाता है। अब उसकी सिस्टम से वहां से कोई इनवॉइस इशू नहीं हो रही, ना को उसकी इनवॉइस इशू होती है, कोई चीज कुछ नहीं होती। वो तो शाम को जो कैशियर होता है वो टोटल सुबह उसको जितने लीटर दिए जाते हैं वो लीटर शाम को कैलकुलेट करता है, जितने की लीटर से बेचे होते हैं उतने लीटर की कैश जमा करा देता है उसके ऊपर। तो इस तरह से हो रही होती है, कोई 500 का डलवा लिया, किसी 2000 का डलवा लिया। अब वो जितने इनवॉइस नंबर्स हैं या वो चीजें वो कैसे सिस्टम के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट C1 के अंदर तो आपने इनवॉइस नंबर से लिंक कर दिया कि इनवॉइस नंबर डाला है, वो इतने इनवॉइस नंबर कैसे डालेंगे। अब 50 रुपए का इनवॉइस नंबर डालेंगे, फिर आगे आपने उसको लिंक किया है कि चेक नंबर डालना है, उसके बाद तो चेक है ही नहीं, उसने तो कैश से पेमेंट की है। फिर बैंक डालना है, जिसने आपको पेमेंट की उसने किस अकाउंट से पैसे किए वो भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने पर इसमें क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे होते हैं, वही बैंकिंग चैनल कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। इसमें नेक्स्ट C1 को दोबारा देखने की जरूरत है कि रिटेलर्स के लिए क्या, या इसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन FBR दे। वे जो रिटेलर्स हैं वो अपनी सेलें वहाँ
वहाँ पे नेक्स्ट C1 के अंदर कैसे डालेंगे? उसके पास इनवाइस नंबर नहीं होता, ना वो प्रॉपर इनवाइस उस तरह से इशू हो रही होती है, ना उसके अंदर कोई चेक इशू हो रहा होता है, ना कोई बैंक की डिटेल होती है। तो वो बंदा आता है काउंटर पे कैश देता है, चीज़ लेके चले जाता है। फिर जो बड़े रिटेलर है वो तो चलो किसी आता है उनका इनवाइस सिस्टम कोई ना कोई चीज़ें हैं, लेकिन जो छोटा रिटेलर है वो क्या करेगा? उसके पास तो कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो अपनी इनवाइस मेंटेन करे और नेक्स्ट C1 के अंदर चीज़ें डाले और सारे करें। तो हम ये सारी चीज़ें ना देखने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने जो कंप्लाइंस कास्ट है, बेसिकली आपने टैक्स पे की कंप्लाइंस कास्ट बढ़ा दी है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपको रही ही नहीं है। आप सेल टैक्स का जितना आपने सिस्टम सेल रिटर्न को जिस हद तक कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, ये तो जब तक कोई भी बंदा कोई प्रोफेशनल बंदा हायर नहीं करता और उसका कहता है वो रिटर्न नहीं फाइलिंग कर सकता, और प्रोफेशनल बंदा जब वो रखेगा तो उसकी कॉस्ट है। तो बिजनेसमैन को बोलते एक समझ लें आपने एक एडिशनल कॉस्ट डाल दी है। ये वो काम थे जो कि FBR के अपने करने वाले हैं। आप थ्रू ऑडिट्स चीज़ों को चेक करें, आप थ्रू इन्फोर्समेंट चीज़ों को चेक करें, उसको करने की बजाय आपने सारी बर्डन टैक्स पे के ऊपर शिफ्ट कर दी रिटर्नों के अंदर अमेंडमेंट करके। फिर उसके बाद यह कि आप रिटर्न्स आप अमेंड कर रहे हैं, फिर आप उसको बार बार डेट्स एक्सटेंड होती जा रही हैं। अब जब आप डेट एक्सटेंड कर रहे हैं रिटर्न के अंदर, तो डेट एक्सटेंड करने से देखें गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी है। आप डेट एक्सटेंड कर दी रिटर्न, और वो उसमें मजबूरी है कि टैक्स पेयर के पास प्रॉब्लम है कि आपकी रिटर्न स्मूथ नहीं है, वो फाइल नहीं टाइम पे कर पा रहा है। अब डेट एक्सटेंड हो गई तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू का भी लॉस है। फिर टैक्स पेयर के लिए भी प्रॉब्लम है। आपने अब डेट पिछले फरवरी और मार्च के महीने की 29 सितंबर तक एक्सटेंड की थी, लेकिन रिटर्न के अंदर स्टिल इश्यूज हैं। अभी तक रिटर्न आज की डेट तक जो नेक्चर H1 और जे हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उसके बाद आपने डेट एक्सटेंड ही नहीं की। अब वो लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, तो सिस्टम का FBR का अपना फॉल्ट है कि आप रिटर्न ही प्रॉपर नहीं दी। आप रिटर्न देते हैं, एक चीज़ दें, पहले उसको टेस्ट बेसिस पे तो दें, कम से कम कुछ पीरियड के लिए टेस्ट बेसिस पे रखें, उस टेस्ट बेसिस में चेक करें, देन उसको इम्प्लीमेंट करें। हम आते हैं उठा के रात को एक नोटिस करते हैं, सुबह इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें टैक्स पेयर का प्रॉब्लम है। और बहुत से लोग जो हैं फरवरी के जो लोग हैं जिनके रिटर्न लेट हुई, वो आफ्टर टैक्स पेयर से निकल गए हैं। हालांकि प्रॉब्लम तो FBR का है, उसमें टैक्स पेयर का तो अपना फॉल्ट ही नहीं है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। जब तक आप सही सिस्टम नहीं देंगे तो आपके रिटर्न सही तरह से फाइल ही नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने सेल रिटर्न को हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा आसान करें। आप भी आगे आप इसको सिंगल रिटर्न के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तमाम सूबों की तमाम रिटर्न इकट्ठी फाइल होंगी। आप सिंगल रिटर्न के ऊपर आप जब जाएंगे तो ये चीज़ें तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप रिटर्न को सिंप्लीफाई करें, और जो FBR के करने के काम है, ऑडिट्स है, मॉनिटरिंग है, FBR करें। इंस्टेड कि आप सारा कुछ टैक्स पेयर के ऊपर डाल दें कि उसने अपना सेल का डाटा भी वहीं देना है, अपने जो पैसे रिसीव करें वो भी उसके अंदर बताने हैं, जो अपनी कॉस्ट है वो भी रिटर्न के अंदर बतानी है। फिर आप जो इश्यूज आ रहे हैं उनको भी उसने खुद भुगतना है, फिर ऑडिट भी उसने भुगतने हैं। फिर तो ये सारी चीज़ों को ना गौर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मेरी बार्स जो उनसे रिक्वेस्ट है कि FBR के साथ लिएज़न करें, और FBR को सही है कि जितने प्रोफेशनल लोग हैं, बार्स हैं, इन सब को साथ लेके बैठ के इसको डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद इसको कोई सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन निकालने के बाद ये चीज़ें डिस्कस होने के बाद इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर चलें। टैक्स पेयर के ऊपर उसको टैक्स पेयर ऑन करें। आप रात को एक नोटिफिकेशन कर देते हैं बगैर किसी से डिस्कस किए, बगैर स्टेक होल्डर के डिस्कस किए, और उसके बाद उसके ऊपर उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगले 3 महीने तक वो चीज़ें ठीक होती रहती हैं, तो इस तरह चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती और चीज़ें ठीक नहीं होती। अभी आपने SRO 709 किया, जिसमें आपने कहा है कि तमाम लोग जो है डिजिटल इनवॉइसिंग इशू करेंगे। अब मेरा FBR के लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। जो छोटा ट्रेडर है वो तो सॉफ्टवेयर रखता ही नहीं है, वो तो अपनी आज भी अपने जो खाते मैनुअल लिख रहा है। तो आप उस मैनुअल खातों को आप सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसकी डिजिटल इनवॉइसिंग कैसे करेंगे। अब वो एक सॉफ्टवेयर लेने जाता है, वो सॉफ्टवेयर की सेल्फ कॉस्ट है, पर आपने जो लाइसेंसेस वहाँ दिए हैं आल दो पराल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेट करके दे रहा है, बाकी लोग उससे अच्छे खासे सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। अब वो टैक्स पर एक तो पहले सर्विस चार्जेस दे के वो इंटीग्रेट करेगा, लेकिन जो उससे पीछे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो भी उसने लेना है, वो उसके पास है ही नहीं है। इनवाइसें जनरेट करने की एक सॉफ्टवेयर चाहिए उसको, वो उसके पास ही अवेलेबल नहीं है। उसके लिए वो अलहदा से एक और कंसल्टेंट हायर करेगा, उसकी अलहदा से वो फीस पे करेगा और उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी। फिर उस सिस्टम को चलाने के लिए उसको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए। सॉफ्टवेयर लगाना इट्सल्फ कोई काम नहीं है, सॉफ्टवेयर को चलाना भी तो है ना। अब एक वो बंदा जो बेचारा ताजर है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो सॉफ्टवेयर कैसे करेगा, उसे कैसे इन्वाइस करेगा। एक बंदा उसको चाहिए प्रोफेशनल बंदा रखेगा, उसकी भी उसको कॉस्ट पड़ेगी। उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो बढ़ती जा रही है।
एक तो एनर्जी के क्राइसिस हैं, आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, आपकी डिवैल्यूएशन है, फिर आपके ऊपर ये एडिशनल कॉस्ट, उसके ऊपर कंप्लायंस की कॉस्ट आपने इतनी ज़्यादा टैक्स पेयर के ऊपर कर दी है कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इन चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। टैक्स पेयर की जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसको कम करें, चीज़ों को स्मूथ करें, सिस्टम बेहतर करें। अपने सिस्टम तो आप बेहतर नहीं करते। आपको जो FPR का लोग हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनको ऑडिट्स की ट्रेनिंग करें, इन्फोर्समेंट की ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि उन्होंने चीज़ें कैसे चेक करनी है। वहाँ पे अपने ऑडिट्स के अंदर प्रोफेशनल्स को हायर करें, चीज़ों को मॉनिटर करें। इंस्टेड कि आप चीज़ों को खुद मॉनिटर करने के लिए आप उठा के सारा बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर डाल दें और नया नया नोटिफिकेशन लेते हैं। हर रोज़ एक नोटिफिकेशन आता है, सेल टैक्स रिटर्न में एक नई तरमीम हो जाती है, एक नया नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो डिजिटल इनवॉइसिंग वाला है सिस्टम, ये इस तरह से कामयाब नहीं होगा जब तक हम प्रॉपर चीज़ों को नहीं चलाएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके पास सिस्टम्स हैं, ERP सिस्टम्स हैं, वो उसको इंटीग्रेट करवा लेंगे। तो छोटा बेचारा लोग है उसके पास कंपनी तो उसने बना ली है, अगर छोटा तो उसका बिजनेस तो उसके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, पहले एक सॉफ्टवेयर भी लेगा, वो सॉफ्टवेयर के चलाने के लिए एक बंदा भी हायर करेगा या खुद ट्रेनिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने, तो इस तरह आपने इंडिविजुअल के ऊपर भी लगाया, जो फर्स्ट आपने सबको 1 जून से कहा कि आप आपने डिजिटल इनवॉइसिंग इशू करें। पॉइंट ऑफ सेल आपका अपनी जगह भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आपने क्लैरिफाई ही नहीं किया है कि अब जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल उन्होंने डिजिटल इनवॉइसिंग लगानी है या वो अलग स्टैंड अलोन की इंटीग्रेशन होनी है। तो ये सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज करें। इसमें बहुत से नोटिफिकेशन आए हुए हैं डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर, वक्ता फवक्ता आते रहे, लेकिन आप कोई जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है सारे नोटिफिकेशन स्टैंड अलोन नोटिफिकेशन है। ये सब इकट्ठा करके एक नोटिफिकेशन करें और सबको बताएं कि क्या क्या चीज़ें होनी है, तो वो क्लैरिफाई करें चीज़ों को। और वो लोग जो उसके अंदर सिस्टम में नहीं है या जो अभी तक जिनका वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मैनुअल अकाउंट्स लिख रहे हैं, उनको कैसे इस सिस्टम में लेके आना, इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। और इसको फेजेस में किया जाए, एकदम ना किया जाए। उसको टर्नओवर की लिमिट रख दीजिए कि बड़ा जिसका बिजनेस है वो 1 बिलियन या 800 मिलियन के ऊपर टर्नओवर, जो लार्ज साइज इंटिटीज में लोग आते हैं वो ठीक है, जिससे इतना वॉल्यूम है वो सॉफ्टवेयर भी उसने रखा होगा, सॉफ्टवेयर मेंटेन भी कर रहा होगा, वो ठीक है। जिस उसको चलाएं पहले फेजेस में, उनको बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसेस उनको लेके आए नेट के अंदर, उनके ऊपर डिजिटल इन्वेस्टिंग इंप्लीमेंट करें। जब वो सक्सेसफुल हो जाए फिर नीचे ग्रेजुअली डाउन द लाइन चलते हैं, उस वक्त तक तमाम लोगों ने करे किया जाए कि वो अपने जो अकाउंट्स हैं, जो अपने खाते हैं, वो मैनुअल से सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करें, अकाउंटिंग उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर आएँ। जब वो इन द मीट है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएंगे, फिर आप उसको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट भी कर लें। तो ये इस तरह से चीज़ें जब तक ये नहीं करेंगे तो इसके को खातर खा रिजल्ट नहीं निकलेंगे और ये एक प्रॉब्लम भी पैदा होगा और टैक्स पेयर के भी प्रॉब्लम पैदा होगा और इससे आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा। रेवेन्यू आपका ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है और मज़ीद डिक्रीज़ होगा, रेवेन्यू कभी भी नहीं उससे बढ़ सकता। ऐसे जो ये होते हैं स्टेप्स, इससे रेवेन्यू बढ़ता है। इसके अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो एक फियर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे फियर बढ़ेगा कोई बंदा भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है और टैक्स नहीं देगा। आप जो नया टैक्स पेयर उनको टैक्स नेट में लेके हैं, जो एग्जिस्टिंग इनको स्पेयर करें उनके ऊपर आपने सारी चीज़ें डाल दी। ये सॉफ्टवेयर नया लगाना है तो नया जो बिजनेस उसने लगाना है, इस डिजिटल इन्वेस्टिंग कहीं नया ने करनी है, एनेक्स C1 H1 के अंदर डाटा फर्दर देना है तो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उन्होंने देना है। वो जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, आराम से मजे कर रहे हैं, उनको तो पूछे ना पहले, उनको देखें हैं। इन लोगों का जो ज़िंदगी आसान करें, ज़िंदगी मुश्किल ना करें। अदरवाइज आप कभी भी अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते और आपका रेवेन्यू का शॉर्टफॉल ऐसा रहेगा और ये मज़ीद बढ़ेगा अगर ये ऐसे हालात रहे तो। बहुत शुक्रिया अरशद बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।